सो चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का लेक्चर बहुत मजे के साथ। गाइज आज का जो लेक्चर है वो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के ऊपर है और आज हम लोग पढ़ेंगे लोग डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। यानी कि आज तक हम लोग जितने भी यूनिट सेल के बारे में ज्यादातर हम लोग ने पढ़ा क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, इसके बारे में चर्चा ही हुई, इसके बारे में बात हुई। तो आज तक हम लोगों ने इस चीज के बारे में पढ़ा। तो आज उसी के डेंसिटी के ऊपर बात होगी प्लस उसके मास ऑफ यूनिट सेल के बारे में बात होगी। ठीक है गाइस, इस लेक्चर में तो स्टार्ट करते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के ऊपर। ठीक है guys, density of unit cell, first of all we should know that what do you mean by density, what is density, density क्या है। तो भाई साहब देखा जाए तो डेंसिटी क्या है, तो इट इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है, तो मास और वॉल्यूम की रेशियो को क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, डेंसिटी बोलते हैं। अच्छा, ये डेंसिटी किसका निकालना है, तो डेंसिटी हमें निकालना है यूनिट सेल का डेंसिटी निकालना है। तो क्या यूनिट सेल का डेंसिटी क्या निकलेगा, तो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। mass of unit cell divided by, if mass of unit cell divided by volume of unit cell, then we get density of unit cell। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, ज्यादातर हम लोग जो चर्चाएं किए हैं क्यूब के ऊपर चर्चाएं किए हैं, क्यूब बनाकर किए हैं, क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। तो क्यूबिक यूनिट सेल को देखा जाए तो कैसे हम लोग इसको करते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे। तो जो क्यूब होता है ना, क्यूब मैं यहाँ पे एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन में इसको दर्शाया भी है, मैं इसको बताऊंगा भी, बस आप ध्यान देते रहें। तो क्यूब में देखा जाए तो उसका जो लेंथ यानी कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, कहने का मतलब क्या है, यानी कि लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट जो होता है वो सब बराबर होता है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्लस क्या है, उसका जो एंगल होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, कितने डिग्री के होते हैं, तो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, मैंने एक क्या किया, एक क्यूब को ड्रॉ कर दिया। चलो एक क्यूब को मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा गाइस कि मैं ये सारे चीज पहले से ही ड्रॉ कर देता हूं। ये जितने सारे चीज आपको दिख रहे हैं इधर, ये सब मैं पहले से ही ड्रॉ कर देता हूं। इससे क्या होता है, हमारा ड्यूरेशन थोड़ी बच जाती है और वीडियो लेक्चर थोड़ी कम देर का होता है। इससे आपको ज्यादा बोरिंग नहीं लगता है कि इतने देर का हुआ। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले से ही इसको ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, तो एक क्यूब को मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, अब इस क्यूब में जैसे कि मैंने बोल दिया कि ये वाला जो एक्सिस है, मैं इधर से बताता हूं, ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला, उसको मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया चलो भाई साहब ये है हमारा एक्स एक्सिस। ये वाला एक्सिस को मैंने क्या माना, चलो ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये वाला जो एक्सिस है ना, इसको मैंने मान लिया क्या, चलो भाई साहब ये वाई एक्सिस है। ठीक है, बात समझ में आई। और ये जो वाला एक्सिस है सामने की तरफ इधर आ रहा है, उसको मैंने क्या माना, चलो ये जेड एक्सिस है। ठीक है, हमारे तरफ, अरे 3D, ठीक है, 3 डायमेंशन में ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ और ये हमारे तरफ क्या हुआ, जेड एक्सिस हुआ। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस पे मैंने मान लिया। अच्छा चलो, यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है मैंने क्या माना, उसको मैंने मान लिया कि चलो ये डिस्टेंस रहा हमारा ए डिस्टेंस। क्या रहा, ए डिस्टेंस। ठीक है, मैं यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है, चलो इस यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है मैंने माना, यहां से यहाँ का डिस्टेंस ये रहा, ये रहा, चलो मैंने माना उसको बी, उसको मैंने माना बी। ठीक है, फिर यहां से यहाँ का डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, ये रहा, यहां से यहाँ का डिस्टेंस को मैंने मान लिया सी। अच्छा, डिस्टेंस ए के सामने जो है ना, उसको क्या मैंने क्या बोला, ए के सामने जो एंगल है उसको बोला अल्फा, बी के सामने जो एंगल है उसको मैंने बोला बीटा, और जो सी के सामने जो एंगल है, ठीक, उसको मैंने क्या मान लिया, तो मैंने मान लिया गामा। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई। ए के सामने अल्फा, ए के सामने ये रहा, ए के सामने अल्फा, बी के सामने बीटा और सी के सामने क्या हुआ, गामा को मैंने मान लिया। ठीक है, अब देखेंगे जो अल्फा बीटा और गामा जो है क्या है, तो यहाँ पे 90 डिग्री के हैं। कितने डिग्री के हैं, तो 90 डिग्री के। कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और इसमें जो ए बी सी जो है, यानी कि है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू जो लेंथ और सॉरी लेंथ ब्रेथ और जो हाइट होते हैं वो क्या है, इक्वल है। बात क्लियर हुई, समझ में आई बात। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है, बराबर है। तो ये रहा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, और उसके बाद से इधर देखेंगे, इधर देखेंगे,
मास ऑफ यूनिट शेल, चर्चाएं होंगी किसके बारे में? तो मास ऑफ यूनिट शेल के बारे में चर्चाएं होंगी। अच्छा देखेंगे कैसे मास ऑफ यूनिट शेल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो मास ऑफ यूनिट शेल को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? तो रैंक ऑफ यूनिट शेल चाहिए। अब रैंक ऑफ यूनिट शेल क्या होता है? रैंक ऑफ यूनिट शेल क्या होता है? तो एटम पर यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल में जितने एटम है वही तो हमारा है रैंक। रैंक ऑफ यूनिट सेल क्या है? तो एक एटम में जितने, एक यूनिट सेल में जितने एटम को हम लोग फाइंड करते हैं, जितने मतलब एटम है उसको क्या बोलते हैं? रैंक ऑफ यूनिट सेल। तो रैंक ऑफ यूनिट सेल को मैंने दिखा दिया Z से। रैंक ऑफ यूनिट सेल का मतलब एटम पर यूनिट सेल, मैं आप लिख भी देता हूं, एटम, ये रहा एटम पर यूनिट सेल, ठीक है, यूनिट सेल, ठीक है, मैंने लिख दिया, ठीक है। और दूसरी बार उसमें क्या चाहिए? तो हमको हमको चाहिए एटम। दूसरी बार हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए एटम। किसके? तो मास ऑफ एटम, यानी कि एटम के मास को चाहिए हमें दूसरी बार। तो एटम ऑफ मास कैसे निकलेगा? देखो, हमें किसी भी एटम का मॉलिक्यूलर मास पता होता है, हमें किसी भी एटम का मॉलिक्यूलर मास पता होता है। जैसे मैं बोलूं सोडियम का, तो सोडियम का एज वी नो दैट कितना होता है? 23 ग्राम। सोडियम का कितना होता है? 23 ग्राम, ठीक है। मैं बोलूं अगर ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है? तो 16 होता है, 16 ग्राम। तो ऐसे क्या है कि हमें मॉलिक्यूलर मास किसी भी एटम का पता होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मैं इसको किससे? एमएम से दिखाया है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास देखेंगे कैसे? मॉलिक्यूलर मास को एमएम से दिखा दिया, देखेंगे कैसे? मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर का मास मतलब होता है कि 1 मोल, मतलब कि 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। कितना होता है मॉलिक्यूलर मास? 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब अगर यहां से बोल और इंटू मास ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? तो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू मास ऑफ एटम, इंटू मास ऑफ एटम 6.023 इंटू 10⁻23 में मास के एटम को क्या करो? इंटू कर दो, तो हमारा क्या निकल जाएगा? मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? और इसी को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। 6.023 को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो, जिसको Na से दिखाते हैं, Na से दिखाते हैं, और क्या बोलते हैं उसको? एवोगाड्रो नंबर। बात समझ में आई? अब बात आती है, जैसे अब यहां से बोल दे कि मास ऑफ एटम हमें निकालना है, यहां से बोल दे कि मास ऑफ एटम निकालना है, तो क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हम तो निकाल सकते हैं कि एवोगाड्रो नंबर से मास ऑफ एटम को मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है, अगर कहे कि आपको मास ऑफ एटम ही निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो बस कुछ नहीं, मास ऑफ एटम निकालना है तो क्या करेंगे? तो मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो हमारा क्या निकल जाएगा? मास ऑफ एटम निकल जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय Na, तो हमारा क्या निकल जाए? मास ऑफ एटम। अगर इफ मास ऑफ, ले लो, मास ऑफ एटम को निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दो एवोगाड्रो नंबर से, तो हमारा क्या निकल जाएगा? तो हमारा मास ऑफ एटम निकल जाएगा। क्लियर है बात समझ में आ रही है? अब बात आती है इसकी डेंसिटी के बारे में कि डेंसिटी तब कैसे निकलेगा? डेंसिटी के बाद, तो डेंसिटी का मतलब तो हम लोग समझे, और डेंसिटी को किससे दिखाते हैं? तो इस चीज से दिखाते हैं। ये कोई पाई या पी नहीं है, इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और डेंसिटी इज इक्वल टू, अब देखेंगे हमें क्या चाहिए? सबसे पहले उसको रैंक चाहिए। उसका क्या चाहिए? रैंक चाहिए, यानी टोटल एटम चाहिए, मतलब कि टोटल एटम चाहिए। तो टोटल एटम को निकालने के लिए क्या करेंगे? हम टोटल एटम को किससे दिखाएंगे? Z से, रैंक ऑफ यूनिट शेल Z, तो Z। अब इंटू करेंगे किससे? तो मॉलिक्यूलर मास से इंटू कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास से इंटू कर दिया। अब डिवाइडेड बाई Na, अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, और इंटू में क्या कर देंगे? उसके वॉल्यूम से। इंटू में क्या करेंगे? उसके वॉल्यूम से इंटू कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अच्छा, वॉल्यूम क्या है? ए क्यूब है, यहाँ पे ध्यान दे रहा है, वॉल्यूम क्या है? ए क्यूब है, ठीक है। तो हमारे क्या निकल जाएगा? डेंसिटी निकल जाएगा। बात क्लियर हुई? समझ में आ रही है बात? समझ में आया क्या? अरे मजाक में आया क्या? मजाक मतलब दिमाग, ये रहा रैंक, ठीक है।
ठीक है, अब देखेंगे। अच्छा, ये अब मैं बता दूं कि किसको किसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे जो जेड जेड बार बार यूज कर रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, रैंक ऑफ यूनिट सेल। जेड का मतलब होता है रैंक ऑफ यूनिट सेल, मैं इधर से बता दूं। जेड का मतलब होता है रैंक ऑफ यूनिट सेल। एम, कैपिटल एम और स्मॉल एम, इन दोनों का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ एटम। भी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। Na का मतलब होता है अवोगाड्रो नंबर, जो कि कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? तो सो गाइज, ये रहा डेंसिटी ऑफ यूनिट शेल और मास ऑफ एटम के बारे में लेक्चर आते रहेंगे। जस्ट कीप स्टडी, कीप लर्निंग, कीप लविंग ऑन दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच गाइज। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।